हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ऑथर ऑफ दिस चैप्टर एनिस जंग। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। वहाँ आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी साहिब की स्टोरी समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज। तो वो स्टोरी हमने वहाँ पे कंप्लीट कर ली थी पार्ट 1 में। आज हम पढ़ेंगे आई वांट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पे मुकेश की स्टोरी दी गई है। जैसा कि आप इस चैप्टर का जो टाइटल है उसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग वर्ड है उसको रेफ़र किया गया है चाइल्डहुड से। मतलब स्प्रिंग जो सीज़न है उसको चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है। जैसे स्प्रिंग का सीज़न हमारी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल होता है, ऐसे चाइल्डहुड हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होता है हमारी लाइफ का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इस टाइम को इंजॉय नहीं कर पाए, उन्होंने अपना बचपन खो दिया। तो इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है उसको चाइल्डहुड से रेफ़र किया गया है। तो चलिए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं मुकेश की, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश एक बच्चा है जिसका कि ड्रीम है, वो कार मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो कार को ड्राइव करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं मुकेश के बारे में। मुकेश इंस्टेंट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश क्या था? अपना खुद का मास्टर था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस। उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। किससे कहा उसने? एनिस जंग से। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड। तो एनिस जंग ने जब उसका बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। उसने कहा कि मैं क्या है, मैं कार को चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स। उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेटली इनटू माई आइज। और उसने जब ये जवाब दिया तो उसने बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डाल के ये जवाब दिया। मतलब उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था कि मैं इस काम को ज़रूर कर लूँगा। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज एटमिस्टर डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो जो फिर ये जो ड्रीम था उसका एक मिराज की तरह था। मिराज होता है जैसे कि जब हमें प्यास लगी होती है और हमें लगता है कि थोड़ी सी दूरी पे हमें पानी मिल जाएगा, हम अपनी प्यास को बुझा लेंगे, तो उसका भी जो ड्रीम था वो एक मिराज की तरह था। और इस ड्रीम को वो कहाँ देखता था? फिरोज़ाबाद की जो डस्ट, धूल से बड़ी जो सड़कें थी, वहाँ पे वो इस ड्रीम को देखता था। फिरोज़ाबाद शहर जो कि फेमस है बैंगल्स के लिए, वहाँ पे बहुत सारे बैंगल्स बनाए जाते हैं। जो वुमेन अपने हाथों में चूड़ियाँ, कंगन वगैरह पहनती हैं, ये सब कहाँ? ज़्यादातर फिरोज़ाबाद में बनाए जाते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इन इंगेज इन बैंगल मेकिंग बैंगल्स। तो फिरोज़ाबाद का जो हर दूसरा परिवार है वो किस में इंगेज है, किस में बिजी है? बैंगल मेकिंग में। मतलब ये जो काम वहाँ पर किया जाता है बहुत ज़्यादा किया जाता है। इज़ इट द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ये क्या है? सेंटर है किसका? इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहाँ पे जो वर्क किया जाता है ये फर्नेंसेस में वर्क किया जाता है। इसमें कुछ वाइट कलर के पत्थर जैसे दिखने वाली कोई चीज़ होती है, इसे फर्नेंस में डाला जाता है। फर्नेंस मीन्स होता है जो भट्टी होती है, आग की भट्टी। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आग जलाई जाती है और इसमें उस जो वो चीज़ होती है उसको मेल्ट किया जाता है। उसको इतना ज़्यादा उसको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है कि वो क्या बिल्कुल मेल्ट होके वो हनी वाला जो, जैसे हनी होती है, जो शहद होता है, उस फॉर्म में आ जाता है। उससे भी ज़्यादा गाढ़ी फॉर्म में आ जाता है और उससे फिर उससे बैंगल्स बनाए जाते हैं और तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो फिरोज़ाबाद जो शहर है ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यहाँ पे इसके लिए फेमस है। और यहाँ पे जो बहुत सारी जनरेशन होती हैं, जो ये लोग होते हैं, इनकी बहुत सारी जनरेशन इस काम को करती हुई आ रही हैं और आगे भी ये मतलब अपने बच्चों को आगे ये काम सिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे ग्लास की वेल्डिंग की जाती है, फिर बैंगल बनाए जाते हैं। ठीक है। और ऐसा लगता है ये इतने बैंगल्स बनाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड पे जितनी भी लैंड पे जितनी भी वुमेन रहती हैं सबके लिए यही बैंगल्स बनाते हैं। तो मुकेश फैमिली से अमंग दैम, मुकेश की फैमिली भी इसमें शामिल थी। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेंस विथ हाई टेम्परेचर। तो यहाँ वहाँ पे ना ये किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या है, इलीगल है। इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी। ये गैर कानूनी है बच्चों के लिए। इन जो फर्नेंस, इतनी हाई टेम्परेचर फर्नेंसेस होती हैं, इसमें बच्चों को काम करवाना गैर कानूनी होता है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और जो डिंगी सेल्स होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि लाइट और एयर भी नहीं होता। जो फर्नेंस लगी होती हैं ये ऐसी जगह पे लगी होती हैं जहाँ पे कि लाइट भी नहीं होती और एयर भी नहीं होता, लाइट भी नहीं होती।
तो और इस जगह पे मतलब ये जो फर्नेंस में काम करना होता है ये बच्चों के लिए या किसी एडल्ट के लिए, किसी ओल्ड पर्सन के लिए, हर किसी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा हुआ होता है और इनको लगातार उस फर्नेंस की तरफ देखना होता है। तो जो लाइट होती है फर्नेंस से आने वाली वो डायरेक्ट इनकी आँखों पे पड़ती है। और ये जो बच्चे होते हैं ये एडल्ट होने से पहले पहले या तो अपनी आँखें पूरी तरीके से खो देते हैं, या तो अंधे हो जाते हैं, या फिर इनकी जो आई साइट होती है वो वीक हो जाती है। तो लगातार फर्नेंस में काम करना इन लोगों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। And could get him all those that the law it enforced could get him and all those 20,000 out of the hot furnace with they slog their daylight hours, often losing brightness of their eyes। तो अगर ये लोगों को पता होता, वहाँ के लोगों को ये पता होता कि ये चीज़ क्या है, हार्मफुल है, तो शायद वहाँ के जो 20,000 बच्चे हैं वो इस काम से बच जाते। अगर उन्हें पता होता कि ये जो चीज़ है वो इलीगल है और वो अपनी आंखें खोने से, आंखों की जो ब्राइटनेस है उसको खोने से वो बच जाते। मुकेश आई बीम एज अ वॉलंटियर टू टेक मी होम। और जब मुकेश को पता चला कि जो ऑथर हैं एनीस चंग वो उसके घर आ रही हैं उसके साथ, तो उसकी आंखें जो क्या है बीम करने लगी, चमकने लगी। बीम मीन्स होता है चमकना, आंखों में मतलब चमक आ जाना। तो विच ही प्राउडली सेज इट्स बीइंग रिबोल्ट। तो उसने बड़े प्राउडली तरीके से कहा कि मेरा जो घर है वो रिबोल्ट हो रहा है, मतलब उसका रिन्यूरेशन चल रहा है। बड़े प्राउडली तरीके से उसने कहा। ही वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। और वो जिस गली से लेके गया एनीस चंग को, तो वो जो गली थी, जो रास्ता था, वहाँ पे क्या है स्टिंकिंग, मतलब बदबूदार, स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार, बदबू आना। तो वहाँ जो सड़कें थी या जो गली थी उसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। और साइड में क्या है चोक्ड गार्बेज भी पड़ा था, मतलब जो गंदा सा कचरा होता है वो भी पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, मतलब वहाँ से जाना ही बहुत मुश्किल काम हो रहा था। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। और वहाँ पे जो थी हॉवल्स मीन्स होता है झोपड़ी थी। क्रम्बलिंग वॉल होता है कि जो टूटी फूटी सी दीवारें होती हैं जिनमें कि सीमेंट झड़ जाता है, उनको रिपेयर नहीं कराया जाता। और वहाँ पे वुबली डोर्स थे। वुबली डोर्स होता है कि जो आयरन के डोर्स होते हैं और टूट फूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो आवाज़ करते हैं, जैसे कि हॉरर मूवीज़ में देखा जाता है। तो वो जो डोर थे वहाँ पे वुबली डोर थे और वहाँ पे कोई विंडो भी नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एनिमल्स कंसिस्टिंग इन प्राइमेबल स्टेट। और वहाँ पे जो लोग रह रहे थे और जो फैमिलीज़ थी, एनिमल्स और ह्यूमन एक ही साथ रह रहे थे वहाँ पे, मतलब इतना बेकार वहाँ की कंडीशन थी। और जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि जो गंदगी में चूहे, कॉकरोच और जो इंसेक्ट होते हैं, ये सब क्या है घर में भरे पड़े थे। तो ऐसा लग रहा था कि, और जैसे कि जो प्राइमेबल स्टेट होता है, मतलब हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो आदि मानव होते थे वो गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में वहाँ पे जो आदि मानव थे और वो जानवरों के साथ रहते थे। तो ऐसा ही यहाँ पे लग रहा था कि ये सब क्या है एक साथ एक ही कमरे में, एक ही घर में ये सब भरे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था वहाँ पे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैक्स अ वुबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुश्ड इट ओपन। तो उसके बाद वो एक दरवाजे पे रुक गया और वहाँ पे उसने अपने जो वुबली आयरन डोर था उसको अपने पैर से पुश किया, धक्का दिया और उसे ओपन कर दिया। ही एंटर अ हार्वल्ड शेक इन वन पार्ट ऑफ इट। तो वो ना मुझे एक शेक में लेके गया, मतलब बताती हैं एनीस चंग बताती हैं कि वो जो मुकेश था मुझे एक शेक में लेके गया। शेक क्या होता है, एक तो हॉवल होता है, हॉवल मीन्स होता है झोपड़ी। तो शेक जो होता है झोपड़ी से थोड़ा सा सही होता है, मतलब झोपड़ी से बेटर होता है। पूरी तरह से पक्का घर नहीं होता लेकिन झोपड़ी से ये अच्छी कंडीशन में होता है। तो एक शेक में लेके गया। इन द पार्ट ऑफ इट, उसके एक पार्ट में टच विद द डेड ग्रास। साइड में क्या है, एक मतलब साइड में जो सूखी सूखी घास होती है वो पड़ी हुई थी। इज़ अ फायर स्टोव ओवर विद साइड्स अ लायर वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स। तो वहाँ पे क्या है, साइड में एक फायर स्टोव था। फायर स्टोव आपने देखा होगा कि जो चूल्हा होता है जिसमें कि लकड़ी से आग जलाई जाती है। तो वहाँ पे क्या है, एक फायर स्टोव पड़ा हुआ था और वहाँ पे कुछ एक बड़ा सा वेसल उसके ऊपर रखा था बर्तन, उसमें जो स्पिनच की पत्तियाँ होती हैं, पालक की पत्तियाँ होती हैं, वो पकने के लिए रखी थी। ऑन द ग्राउंड में अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी थी ग्राउंड में। एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और उसमें क्या रखी थी और ज़्यादा मतलब थोड़ी सी चॉप्ड वेजिटेबल रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो वहाँ पर क्या है, एक यंग वुमेन बैठी थी, वो क्या कर रही थी, इवनिंग मील बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। एंड थ्रू आइज फिल विद स्मोक
शी स्माइल्स, उसकी जो आइज़ थी वो धुएं से भरी हुई थी, मतलब जब वहाँ पे आग जल रही थी, लकड़ियाँ जल रही थी तो कमरे में स्मोक था, तो उसकी आंखें धुएं से भरी थी, फिर भी उसने क्या किया, स्माइल किया। इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन थी, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वो वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर शी हैज़ बिगन टू कमांड एस्केप्ट एज अ बहू, लेकिन वो एज में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो मतलब काफ़ी छोटी लग रही थी एज में, लेकिन उसको क्या है, कमांड मिल गई थी एज अ बहू, यानी छोटी सी उम्र में वो घर की बहू बन गई थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वो बहू बन गई थी। ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 मैन, उसके ऊपर क्या था, तीन जो मैन थे उस घर में, कौन कौन, हर हस्बैंड, मतलब उस जो लेडी थी उसके हस्बैंड, मुकेश के यानी बड़े भाई मुकेश और उसके फादर, इन 3 लोगों का चार्ज उसके सर पे आ गया था, मतलब उनकी देखभाल करना, उनके लिए खाना बनाना। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब ओल्ड मैन ने एंटर किया, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और लेडी क्या है, दरवाजे के पीछे जो एक टूटी सी दीवार थी वहाँ पे उसके पीछे जाके वो छुप गई। और ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल मीन्स होता है घूंघट या पल्ला, तो उसने अपने फेस को कवर कर लिया अपने घूंघट से, क्योंकि उनके कस्टम में डिमांड था, तो उनके कस्टम में डिमांड था कि घर का अगर कोई मेल एल्डर उनके सामने आ जाएगा, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जो कि मेल होगा, वो घर की बहू के सामने आ जाएगा, तो उसको अपने फेस को अपने वेल से, अपने घूंघट से उसको कवर करना होगा, ये उनके कस्टम में डिमांड था। और जो ये ओल्ड वुमेन था, ये कौन थे, मुकेश के फादर थे, जो कि क्या थे, वो भी एक बैंगल मेकर ही थे। तो अपने बारे में मतलब बताते हैं कि इतने सालों के हार्ड लेबर के बाद, पहले तो वो टेलर थे, उसके बाद वो भी बैंगल मेकर बन गए, जब उन्हें टेलर के काम में कोई फ़ायदा नहीं दिखा तो वो बैंगल मेकर बन गए, और वो फेल रहे हर चीज़ में, वो अपने घर को रिन्योवेट नहीं करा पाए, अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज पाए, तो वो अपनी लाइफ में इतने हार्ड लेबर के बाद भी वो फेल रहे। सिर्फ वो अपनी लाइफ में क्या कर पाए, अपने दोनों बच्चों को वो बैंगल मेकिंग का काम सिखा पाए, यही उन्होंने अपनी लाइफ में किया, तो अपने बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। इट इज़ अवर कर्म, क्या है ये, क्या है, हमारा कर्म है, ऐसा किसने कहा, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, और जो ग्रैंड मदर थी मुकेश की, उन्होंने कहा कि ये जो डेस्टिनी है ये क्या होती है, ये हमारा कर्म है, मतलब ये तो हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ है, ये जो कभी ना ख़त्म होने वाली, डेस्टिनी मीन्स होता है कभी ना ख़त्म होने वाली जो गरीबी होती है, तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी मुकेश की, उन्होंने कहा कि ये जो गरीबी है ये हमारे कर्म में ही लिखी हुई है। हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ये जो ग्रैंड मदर थी, इन्होंने अपने हस्बैंड को देखा था अंधे होते हुए, जो ग्लास की ये जो बैंगल्स होते हैं ग्लास के, इसको पॉलिश, एक केमिकल से इसकी पॉलिश की जाती है, और लगातार जब इस केमिकल को यूज़ किया जाता है तो ये हमारी आंखों पे बुरा इफेक्ट डालता है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था इस काम को करते करते, तो उनका कहना था कि ये जो गरीबी है ये हमारे कर्म में लिखी हुई है। कैन अ गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, उन्होंने कहा कि भला भगवान ने जो हमारे लिए लाइन बना दी है, मतलब भगवान ने जो हमारे लिए तय कर दिया है, वो क्या कभी उसको तोड़ पाया है कोई, मतलब उनका कहना था कि हमारी ये जो गरीबी है ये हमारे लिए ही बनी है और हम इसी गरीबी में रहेंगे, मतलब उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं अपनी ओन ओपिनियन बताऊँ तो, क्योंकि इंसान हार्डवर्क अगर करता है, किसी चीज़ को पाने की जब जिद उसके अंदर होती है, वो उस चीज़ को पाने के लिए पागल हो जाता है, तो क्या उस चीज़ को ज़रूर अचीव करता है। ये कर्म वगैरह ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो भी चीज़ें हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड करती हैं। लेकिन इस सोसाइटी के जो लोग थे ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे कि हम क्या है, इसी गरीबी के लिए बने हैं। एंड शी इम्प्लाइज बॉर्न इज द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने ये जो बैंगल मेकिंग की कास्ट में जो पैदा होते थे, इन्होंने कुछ अपनी लाइफ में नहीं देखा होता था, सिर्फ बैंगल्स ही इन्होंने देखे होते थे। इन द हाउस, घर में, अपने घर के यार्ड में, दूसरे घर में, और दूसरे घर के यार्ड में भी इन्होंने बैंगल्स ही देखे होते थे। एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद की जो सड़कें थी उसमें भी इन्होंने बैंगल्स ही देखे होते थे, और बहुत तरीके के बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी गोल्ड, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो, और जो रेनबो से के जो 7 कलर के हैं वो तो उन्होंने देखे ही थे, लेकिन आउट ऑफ 7 कलर ऑफ रेनबो, मतलब रेनबो से बाहर भी जो कलर्स होते हैं उस कलर के बैंगल्स भी इन लोगों ने क्या है देखे थे। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में सिर्फ बैंगल्स ही देखे होते हैं। एंड इसके बाद इन्होंने लाई इन माउंट्स इन द अनकेम्प्ड यार्ड, मतलब इन्होंने माउंट्स मीन्स होता है ढेर, किसी भी चीज़ का जो ढेर होता है, जैसे मिट्टी का ढेर, पत्थरों का ढेर, तो इसी तरह से जो इन्होंने ढेर बैंगल्स क्या है देखे होते हैं अपने यार्ड में। यार्ड मीन्स होता है घर का जो आंगन होता है, ठीक है, घर के आगे जो खुली सी जगह होती है उसे यार्ड कहा जाता है।
और उसके बाद ही क्या करते थे, जो बैंगल्स का जो माउंट्स होता था उसको 4 व्हील्ड जो कार्ट होता था उस पे रख के उसको बेचने के लिए निकल जाते थे। मतलब कोई यंग मैन होता था उसको पुश करके ले जाता था उस कार्ट को, हैंड कार्ट को, जो 4 व्हीलर हैंड कार्ट होता था। और नैरो लेन्स ऑन द सेंटी टाउन, सेंटी टाउन मीन्स होता है जो डर्टी टाउन होता है या जहाँ साफ सफाई नहीं होती। तो and in dark hutmate next to the line of flame of cyclic oil lamps sit boys and girls with their father and mothers welding pieces of color glasses into circle of bangle। तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे कि जो उनकी जो हट्स होती थी वो उनमें लाइट वाइट तो होती नहीं थी, अंधेरा वहाँ पे बिल्कुल होता था, ना ही ऐसी कोई फैसिलिटी होती थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये क्या है, ऑयल जो लैम्प होते हैं, कैंडल्स होती हैं, ऑयल लैम्प्स होते हैं, उनको लाइन से जला के और जो भी फादर मदर बॉयज़ गर्ल्स बच्चे जो भी घर में होते थे ये बैंगल मेकिंग का काम किया करते थे। तो इनकी इससे जो इनकी आँखें ने बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता था डार्क में, और लगातार इसमें काम करते करते इनकी क्या है, आँखें वीक हो जाती थी और ये क्या है, अपनी आँखों को खो देते थे बिफोर दे बिकम अडल्ट, और अडल्ट होने से पहले ही अपनी आँखों को खो देते थे। तो यहाँ तक तो थी मुकेश की स्टोरी। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की की स्टोरी बताई गई है, सविता, जिसका नाम है सविता। सविता यंग गर्ल इज द ड्रैप पिंक ड्रेस सिस्ट अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। तो सविता जो है जिसने ड्रैप पिंक, ड्रैप मीन्स होता है रफ हो जाना या एक जो फेड कलर हो जाता है, तो उसने फेड से रफ से पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और वो बैठी है एक अर्लियर वुमेन के बगल में। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, तो क्या कर रही है, जो ग्लास के जो पीसीज होते हैं उनको सोल्डरिंग कर रही है, मतलब उन पर टाँका लगा रही है। टाँका लगाना मतलब जोड़ना, उनको जोड़ के जो पीसीज हैं उनसे फिर बैंगल बना रही है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ मशीन, उसके जो हाथ हैं वो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मैकेनिकली, मतलब जैसे कोई मशीन चलती है, वो इतनी सफाई से उस काम को कर रही है, तो उसके हाथ क्या है बहुत अच्छे तरीके से उस काम। इफ़ शी नोज द स्कैंटिटी ऑफ बैंगल शी हेल्प मेक, तो जो ऑथर होती हैं वो बड़ी हैरान होती हैं। वो कहती हैं कि ये जो बच्ची है इतने अच्छे से ये बैंगल्स को बना तो रही है, लेकिन क्या इसको पता भी है कि जो बैंगल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फिर वो बताती है हमें कि इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग एंड ऑस्प्रिशियस इन मैरिज। तो फिर वो ऑथर हमें बताती है कि जो बैंगल्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इंडियन वुमेन के सुहाग को, मतलब ये शुभ होते हैं और ये बताते हैं कि जो वुमेन है ये मैरिड है, मतलब जो कोई वुमेन मैरिड हो जाती है तो वो इन बैंगल्स को पहनती है। इट विल ड्रॉन और हर सडनली वन डे वैन हर हैड ट्रैप्ड विद रेड वेल, तो इसको ये अचानक से उस दिन पता लगेगा कि जो बैंगल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनका क्या मतलब होता है। जिस दिन की इसकी शादी हो जाएगी, मतलब इसका जो सर है वो रेड कलर का जो वेल होता है, वेल मीन्स आपको मैंने मीनिंग अभी ऊपर बताया था, वेल मीन्स होता है घूंघट या पल्ला, जिन इसके सर पे रेड कलर का जो वेल है वो आ जाएगा। हर हैंड ड्राइड विद हीना, उसके जो हाथ हैं उन पे मेहंदी लग जाएगी। रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर व्रिस्ट, और जो ये रोल जो बैंगल है इसकी कलाइयों में जब ये पहनने लगेगी, शी विल दैम बिकम अ ब्राइड, और तब क्या है वो एक दुल्हन बन जाएगी, तब उसको इसका मीनिंग समझ में आएगा। अभी तो क्या है ये इन सब बातों से बेखबर हो गई, सिर्फ बैंगल्स को बना रही है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर वो बिकम ऑन मैनी ईयर्स अगो, और जिसके बगल में ओल्ड वुमेन बैठी है ये भी क्या बहुत सालों पहले ऐसे ही दुल्हन बनी होगी। एंड शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर हैंड ऑन हर व्रिस्ट, और तो उसने भी क्या है अभी अपने हाथों में बैंगल्स तो पहने हैं। जो ओल्ड वुमेन है वो भी बहुत सालों पहले दुल्हन बनी थी और उसने अपने हाथों में बैंगल्स भी पहने हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में क्या है, कोई चमक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, एक उदासी है। तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो वो जो ओल्ड वुमेन बैठी होती है वो क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर जो होता है, शेर मीन्स शेर एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी होता है, मतलब सीधे सीधे इस लाइन के कहने का मतलब है कि एक वक्त का पेट भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है, इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उनकी जो आवाज़ थी उसमें क्या था, बिल्कुल उदासी थी, कोई भी मतलब उसमें एक उम्मीद की जो किरण थी वो नहीं दिख रही थी, बिल्कुल उदासी से उन्होंने कहा कि हमने क्या है एक वक्त का भी खाना पेट भर के आज तक नहीं खाया है। तो सोचने वाली बात है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने हार्ड वर्क के बाद पूरी फैमिली, बच्चे, बूढ़े, घर के जवान सब उसको काम को करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी क्या है इन लोगों को एक वक्त भी खाना पेट भर के नहीं मिल पाता। शी हैज़ नॉट इन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, तो उसने क्या है अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक वक्त का खाना भी पूरे पेट भर के इंजॉय नहीं किया है। दैट्स what she has reaped. Her husband, an old man with the flowing
बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तो उसके जो हस्बैंड थे वो कहते, उनकी क्या थी, बड़ी सी दाढ़ी थी। एंड फ्लोइंग बियर्ड मीन्स होता है जो दाढ़ी होती है जो काटी छाटी हुई नहीं होती है, बस ऐसी बढ़ गई होती है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे क्या है, सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम आता है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर माई फैमिली टू लिव इन। तो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सिर्फ क्या है, अपनी फैमिली के रहने के लिए घर बना दिया, इससे ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। हेयरिंग हिम, उनको सुनने के बाद वन वंडर्स इफ़ he has achieved that many have failed in their lifetime. He has a roof on his head. तो फिर वो कहती हैं, ऑथर जो होती है, कि उनको सुनने के बाद मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये इस बात को इतनी उदासी से बता रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में क्या है, हर काम में फ़ेल हो गया, मैंने सिर्फ एक घर बनाया है रहने के लिए। लेकिन फाइनली उन्होंने अपने लिए घर तो बनाया, क्योंकि बहुत सारे तो लोग हैं जो जिनके पास रहने के लिए छत ही नहीं है। तो ये नहीं जानते कि इन्होंने कितनी बड़ी चीज़ को अचीव कर लिया है, और इतनी बड़ी चीज़ को अचीव करने के बाद भी ये इतने निराश तरीके से मुझे बता रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ मैंने रहने के लिए घर बनाया है। ही हैज़ अ रूफ ऑन हिज हेड। कम से कम उनके पास रहने के लिए अपने सर के ऊपर छत तो है। द cry of having money to do anything एक्सपेक्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो ये जो दर्द है इन लोगों का, ये जो आवाज़ है, ये जो रोने की आवाज़ है, ये जो दर्द है इन लोगों का गरीबी का, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हमें बताता है कि इन लोगों के पास सिर्फ इतना ही पैसा है, मतलब ये जो दर्द है, दुख है इन लोगों का, ये सिर्फ हमें बताता है कि इन लोगों के पास सिर्फ इतना ही, कुछ नहीं है इन लोगों के पास, ना मनी है, ना रहने के लिए घर है, और इन लोगों के पास सिर्फ इतना ही पैसा होता है कि जिससे कि ये सिर्फ इनका जो बैंगल मेकिंग का जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ा सकें, उसको, और ये जो उसको बेच के जो इनको पैसे मिलते हैं उससे भी ये सिर्फ रॉ मटेरियल ख़रीद पाते हैं बैंगल्स बनाने के लिए, और सिर्फ अपना पेट भर पाते हैं, वो भी कभी कभी इन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। तो इनका जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। नॉट इवन इनफ टू ईट, इनके पास क्या है, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए पैसा होता है, उस सामान को बेच के जो कि ये बनाते हैं, उसके बाद इनको पेट भर क्या है, खाना भी नहीं मिलता। रिंग इन एवरी होम, तो ये क्या है, मतलब एक गोल चक्कर के तरह है, हर घर की क्या है, यही कहानी है इस सोसाइटी में। द यंग मैन एको द लिमिट ऑफ देयर एल्डर्स एंड लिटिल हैज़ मूव विद टाइम। और जो यहाँ के यंग मैन हैं वो क्या है, जो उनके एल्डर से थे, उन्होंने यही सीखा था उनसे, और अभी भी क्या है, कुछ भी चेंज, समय के साथ कुछ भी बदला यहाँ पे नहीं है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड डम्बलिंग टॉयल हैव किल्ड और इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। तो यहाँ की जो ये गरीबी थी, मतलब माइंड नम्बलिंग मीन्स होता है दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो गरीबी है या जो सिचुएशन है, इसने किल कर दिया है यहाँ के लोगों की सपने देखने की एबिलिटी को, और यहाँ के लोगों के अंदर जो क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, उस सबको किल कर दिया है, मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कॉपरेट। तो ऑथर एक जो ग्रुप वहाँ पे खड़ा होता है यंग मैन का, उनसे पूछती है कि आप लोग क्या है, कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अपनी कोऑपरेटिव बनाओ, और आपके जो अधिकार हैं उनके लिए लड़ो। तो कोऑपरेटिव क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे टीचर्स यूनियन, लेबर यूनियन होता है, या फिर बहुत तरीके का यूनियन बनाते हैं लोग, इसको कोऑपरेटिव कहा जाता है, जिसमें कि एक प्रोफेशन या एक बिज़नेस के सारे लोग मिल जाते हैं, एक साथ अपने डिसीज़न लेते हैं, और वो अपने आप को एक्सपॉइल होने से बचाते हैं, मिडिल मैन या फिर दूसरे जो लोग होते हैं उनके द्वारा अपने आप को एक्सपॉइल होने से बचाते हैं। अब जैसे लेबर यूनियन बना लेते हैं, अपनी तकवा तय कर लेते हैं कि इससे कम में हमारी लेबर का कोई भी पर्सन काम नहीं करेगा, ताकि वो अपने आप को बिजनेसमैन या फिर किसी दूसरे पावरफुल इंसान की एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके। तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव। तो फिर ऑथर उनसे कहती हैं कि आप अपनी कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। तो वो लोग अपना एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि अगर हम अपनी कोऑपरेटिव बनाएंगे तो ये जो दलाल होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं, क्या करते हैं, पुलिस को पैसा खिला देते हैं, और ये पुलिस वाले बदले में क्या है, हमें ही अरेस्ट करेंगे, और वो हमारी ही पिटाई करेंगे, हमें पकड़ के वो जेल में डाल देंगे। तो इसलिए क्या है, हम लोग इस चीज़ से डरते हैं। और जो हमारे फादर थे, फोर फादर थे, ये सब क्या है, ये जो मिडिल मैन है, दलाल हैं, इन्हीं लोगों में क्या था, ट्रैप्ड हो गए थे, मतलब फंस गए थे इनके जाल में। और तभी से क्या है, मतलब हम भी क्या है, इन्हीं के जाल में फंसे हुए हैं। ये लोग आते हैं, हमारा जो सामान है वो सस्ते दामों पे ख़रीदते हैं, और उसे बाज़ार में महंगे दामों पे बेच के जो प्रॉफिट होता है वो अपनी जेब में भर लेते हैं।
और अगर हम ऐसा करेंगे, अपनी यूनियन बनाएंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, पुलिस हमें पकड़ के जेल में डाल देगी, हमें पिटाई करेगी और इस सब को इल्लीगल बता देगी, गैर कानूनी बता के क्या है, हमें दबा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग कोऑपरेटिव नहीं बनाते और हमारे पास कोई लीडर भी नहीं है जो हमें रास्ता दिखाए, जो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखे। तो हमारे पास क्या है, इन सब चीज़ों की कमी है, तो इसलिए हम इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। और ये लोग भी बिल्कुल थके हुए लग रहे थे, जैसे कि इनके जो फादर्स हैं वो क्या है, इस गरीबी से थक चुके थे, हार चुके थे, इसको एक्सेप्ट कर चुके थे। तो ये लोग भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिखाई दे रहे थे अपनी सिचुएशन से। और इन लोगों की जो बातें थी वो बिल्कुल गोल सर्कल की तरह थी, जैसे गोल एक चक्कर होता है ना, तो मतलब वहीं से शुरू होती थी और वहीं पे आके वो ख़त्म हो जाती थी। सिर्फ 2-3 टॉपिक पे ही ये लोग बात करते थे, पॉवर्टी ऑफ अपैथी के बारे में, ग्रीड के बारे में, इनजस्टिस के बारे में। इसके अलावा इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होती थी, मतलब इनके पास ऐसा कोई मास्टर या ऐसा कोई इंसान था ही नहीं जो कि इनको गाइड कर सके। लिसनिंग ऑफ दैम, इन सबको सुनने के बाद तो जो एनिस जंग थी, उन्हें 2 अलग अलग दुनिया, अलग अलग संसार उनको दिखाई दिए। एक तो ये फैमिली जो कि गरीबी का शिकार है, मतलब जो बैंगल मेकिंग की कास्ट में जो लोग पैदा हुए हैं, और एक तो इन लोगों की फैमिली, ये मतलब हमेशा अपनी गरीबी को कोसते रहते हैं, इसी गरीबी में पैदा होते हैं और इसी में वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा जो सर्कल था, दूसरा जो वर्ल्ड था, वो था साहूकार्स का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, एंड ये है कीपर्स ऑफ लॉ। एंड इनका जो सर्कल था, ये इन सब के ये जो पॉलिटिक्सन होते हैं, तो इसमें क्या था, ये लोग क्या है, इन लोगों का शोषण करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं, इनके जो राइट्स होते हैं वो भी इन्हें नहीं देते हैं। तो ये 2 जो वर्ल्ड थे, ये एनिस जंग के सामने थे, इन सब की कंडीशन, सिचुएशन देखने के बाद। और इन सब ने मिलके क्या किया है, इम्पोज कर दिया है इतना हैवी बैगेज, एक बहुत भारी सा जो बैग होता है वो रख दिया है इन बच्चों के कंधों पर। मतलब ये जो गरीबी का, इस मेहनत को करने का, गंदगी में रहने का, तो एक बोझ जो है, बैगेज इन बच्चों के कंधे पर रख दिया है। इससे कि क्या है, ये कभी भी उभर नहीं पाएंगे, इस गरीबी से उभर नहीं पाएंगे, इस बोझ को अपने कंधों से वो कभी हटा नहीं पाएंगे। ऐसा बोझ इन लोगों ने मिलके इस सोसाइटी के कंधों के बच्चे हैं उनके कंधों पे रख दिया है। और जब तक इन बच्चों को समझ आती है, जब तक ये अवेयर होते हैं, तब तक ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, इस गरीबी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज़ फादर, तो ये इस चीज़ को स्वीकार कर चुके होते हैं कि ये क्या है, नेचुरली है, जैसे उनके फादर और फोर फादर जो दादा परदादा थे वो इस चीज़ को सहते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं, ये चीज़ क्या है, हमारे लिए ही बनी है, ऐसा वो लोग एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मैन टू डेयर, और इनमें कोई ऐसा कोई पर्सन नहीं होता, ऐसा कोई मैन नहीं होता जो कि कोई डेयर लेने के लिए तैयार हो। और अगर कोई ऐसा करना भी चाहता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समझते हैं या बिल्कुल डिफरेंटली इस चीज़ को देखते हैं। एंड डेयरिंग इज़ अ नो पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग तो इनकी लाइफ का कोई पार्ट है ही नहीं, मतलब डेयर कुछ करना ही नहीं चाहते, जो जैसा चल रहा है वो। फिर अनीस जंग कहती हैं कि व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑन इट मुकेश आई एम चीर्ड, तो वो बताती कि जब मतलब मुझे फिर मुकेश का ख्याल आता है तो मैं क्या है, बहुत खुश होती हूँ कि मतलब ये बच्चा जो है, ये अपनी लाइफ में इन लोगों से हटके कुछ करना चाहता है। इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो अपने लिए ड्रीम देखता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट, उसने दोबारा से रिपीट किया कि मैं क्या मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, उसने कहा कि वो गैराज में जाएगा और इसको सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से दूर है, ऐसा एनिस जंग ने उससे कहा। तो उसने कहा कि आई विल वॉक, उसने कहा तो क्या हुआ, गैराज अगर मेरे घर से दूर है, मैं क्या है, वॉक करके जाऊँगा, उसने जल्दी से जवाब दिया। डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाइंग अ प्लेन, तो एनिस जंग ने उससे पूछा डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाइंग अ प्लेन, तो ऑथर उससे कहती है कि क्या तुमने कभी ड्रीम किया है कि तुम प्लेन को फ्लाई करोगे, प्लेन उड़ाओगे। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है और ग्राउंड की तरफ देखने लगता है। इट इज़ अ स्मॉल मर्मर, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, तो उसके बाद मतलब उसको थोड़ा सा एम्बेरेंस फील होता है कि फिर वो अपनी हल्की सी आवाज़ में कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखा कि मैं प्लेन भी उड़ाऊंगा कभी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट सी हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ
हिज टाउन। तो उसने सिर्फ क्या है कार को चलाने का ड्रीम देखा था, जो कि क्या है उसकी जो उसका टाउन था, उसकी सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ती रहती थी, चलती रहती थी, तो उसने वही ड्रीम देखा था कार को चलाने का। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो यहाँ पे बताया है कि कुछ एरोप्लेन्स क्या है फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे ये आयरॉनिकल ये बात बताई गई है, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कि मतलब कुछ एरोप्लेन जो हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा एरोप्लेन्स नहीं देखे होते हैं, सिर्फ कार, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल ये सब देखा होता है। अगर इन लोगों ने फिरोज़ाबाद में एरोप्लेन्स वगैरह ज़्यादा देखे होते तो शायद ये लोग ड्रीम कर सकते कि हम एरोप्लेन उड़ाएंगे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा नहीं देखा था। और यहाँ पे हमारी स्टोरी हो गई है फिनिश। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।